नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो दशहरा बीतने के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पार्टियां उपचुनाव को लेकर के अपने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वादा खिलाफी अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कैंपेन चला रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना करके वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ कोरोना के दौरान हुई समस्याओं, भ्रष्टाचार, खाद मिलावटखोरी जैसे मुद्दों को लेकर के हर घर जाकर के सरकार की पोल खोल रही है। तो बीजेपी भी कांग्रेस की पोल खोल अभियान के जवाब में कमलनाथ सरकार के वादा खिलाफी, कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के कैंपेन चला रही है। 15 महीने की सरकार पर निशाना साधकर बीजेपी को कितना फायदा होगा और क्या वादा खिलाफी के मुद्दे से बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा या कांग्रेस का पोल खोल अभियान कामयाब होगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि उपचुनाव में प्रचार अभियान को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह। आज से हमारे चुनाव अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है और द्वितीय चरण हमारा 16 से लेकर 21 तक चलेगा। इसमें हमारे सभी नेताओं की सभाएं होंगी, जो हमारे लगभग 550 ग्राम केंद्र, नगर केंद्र हैं चारों जगह, उनके सम्मेलन होंगे। 21 तारीख को जनसंघ का स्थापना दिवस है, उसमें संगोष्ठी होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक बूथ पर सम्मान होगा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का। इसके साथ साथ हमारा युवा मोर्चा जो है वो एक मतदान 20 जवान बनाने का काम कर रहा है। तो एक मतदान 20 जवान का कार्यक्रम भी 21 तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो महिला मोर्चा है वो स्व सहायता समूह के सम्मेलन कर रहा है 16 से लेके 21 के बीच में। तो इस तरह से ये 20 तारीख को सदैव वाल्मीकि जी की जयंती है, उस पर भी प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम होगा। तो आइए अब सुनते हैं कि बीजेपी के आरोपों पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सह मीडिया प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता। रोज पोले हैं, रोज ही पोले हैं। इतनी पोले हैं कि आप किसी पोल में एक सुरंग में घुसोगे तो पाकिस्तान जाके निकलोगे। इतनी लंबी लंबी सुरंगें इन्होंने जो खोल रखी हैं। मैं अभी आपको एक ही पोल बता देता हूँ, आप सब लोग आज उसको कवरेज करिएगा कि एक टेंडर निकला है, एक पोल नंबर 1, एक टेंडर निकला है 25 करोड़ रुपए का। हर टेंडर में एक फाइनेंशियल बिड होती है। फाइनेंशियल बिड होती है कि भैया 50 करोड़ का काम है तो आपको कम से कम आपने 10 करोड़ के काम तो पूरे किए हों। आपने जो है, आपको इतना अनुभव तो हो कि इतने करोड़ के आपने काम कर चुके हों। एक टेंडर निकला बीडीए में, उस बीडीए में निकले टेंडर में जो शर्त थी फाइनेंशियल बिड की, वो शर्त ही जीरो कर दी है और उसमें लिखा है कि इसमें फाइनेंशियल कैपेसिटी होना जरूरी नहीं है और एक किसी भी खास व्यक्ति के लिए टेंडरों की जो है सर्जना हो रही है। ये पोल तो एक पोल हो गई आपको। दूसरी पोल आप जो है अब इंजेक्शन में घुसेंगे, वैक्सीन में घुसेंगे, हर जगह पोल है। वैक्सीन का हिसाब अभी उसी तरह नहीं मिल रहा है जैसे कि भारत में अभी तक नोटबंदी में कितने नोट जनता ने बैंकों में जमा किए, इसका हिसाब नहीं मिल पाया। उसी तरह से किसने आदमी ने कितने वैक्सीन लगाए, इसका हिसाब नहीं। तो चलिए अब इसी के साथ इस पूरे मुद्दे की शुरुआत करते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सरवर पटेल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और योगेश गुप्ता जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सरवर पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर के, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को इस बार हरा करके एक अपना नया परचम लहरा दे जीत का। विपक्ष नारियों को अधिकार है
लेकिन ये दीवा स्वप्न जैसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है और कांग्रेस उनको चारों तरफ हराने वाली है। देखिए, कांग्रेस तो कहीं मैदान में है नहीं, ना कांग्रेस के नेता मैदान में है। कांग्रेस की स्थिति अभी बिना नेता के, बिना नेतृत्व के कोई संगठन काम करे तो संगठन कहां रहेगा। आपने देखा देश में कांग्रेस की जो CWC है, कांग्रेस में उस बैठक चल रही थी, तो हमने कहा था सुबह, हमसे कुछ मीडिया के मित्रों ने पूछा था, हमने कहा था कि ये बिना दूल्हे की बारात की तरह है कि बारात फिर आई है लेकिन दुल्हते नहीं है। और अंत में वही हुआ कि उसमें दुल्हते नहीं हुआ, अगले अक्टूबर तक तो हो जाएगा, ऐसा कहा है। तो कहाँ है कांग्रेस? ना देश में है, प्रदेश में पिछले 4 दिनों से न कमलनाथ जी दिखे, ना दिग्विजय सिंह जी दिखे। अगर दिखे तो हमारे विद्वान मित्र वरिष्ठ भी है हमारे, योगेश गुप्ता जी, वो बताएंगे कि पिछले 4 दिनों में वो कहाँ दिखे। और वहीं तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो विधानसभा आएंगे, लोकसभा के अंदर है जी। और 3 विधानसभा के चुनाव से 11 विधानसभाओं में 3087 बूथों पर अपनी रचना की है और 3087 बूथ 50% के अधिक वोट लाए। इसके नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लगाकर, मुख्यमंत्री जी से लगाकर तो नीचे तक का कार्यकर्ता अपने प्राण से इस काम में जुटा हुआ है। हमारा एक दौर पूरा हुआ, दूसरा दौर अभी आपने सुना है। ठीक है सनवर जी, आपके पास लौटूंगी। योगेश जी, अभी आपने सुना सनवर जी ने कि किस तरीके से ये कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं खड़ी ही नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब बात जनता की सेवा करने की होती है तो कमलनाथ जी भी गायब रहते हैं, लेकिन जब ट्विटर पर जंग छेड़ने की बात आ जाती है तो कमलनाथ मुखर होकर के अपनी बात रख देते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करने लगते हैं, लेकिन जनता के बीच से वो गायब रहते हैं। देखिए सुरभि जी, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, उसी के फॉर्म को चरितार्थ करते हुए मेरे मित्र सरमद पटेल जी ने अपना बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं है। आज ही CWC की बैठक में पूरे मीडिया समूह से लेकर पूरे देश को सोनिया जी ने संबोधन के माध्यम से ये बताया है कि पार्टी की पूर्णकालिक और कार्यकालिक अध्यक्ष वही है, अगर इनका राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर सवालिया निशान था तो। दूसरी बात, माननीय कमलनाथ जी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो खंडवा और जोबट और पृथ्वीपुर में सभाएं संबोधित करके गए हैं जी, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। कल फिर 18 तारीख को कमलनाथ जी की 3 क्षेत्रों में आम सभाएं हैं, जिसको लेकर पूरे प्रबंध चाक चौबंद कर लिए गए। कमलनाथ जी मैदान में और शिवराज जी उसी के चलते घबरा रहे। एक्चुअली पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर कमलनाथ जी को निशाने पर ले रही है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। माननीय कमलनाथ एकमात्र वो नेता है जो मध्य प्रदेश में पूरी भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनावों में पराजय का स्वाद चखा चुके हैं। तो नहीं, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी कमलनाथ जी से डरी हुई है, जरा वजह बताएंगे आप? वजह ही तो बता रहा हूँ जी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी ने अपने कुशल मैनेजमेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पराजय का स्वाद चखाया। दमोह में पुनः वही मैनेजमेंट सामने आया। 28 उपचुनावों में हालात जुदा थे, परिस्थितियां दूसरी थी। गद्दारों के माध्यम से हमसे जनादेश छीना गया, कुर्सी शिवराज जी ने हथियाई। इन सब के बावजूद अगर 4 उपचुनाव अगर आज हो रहे हैं तो बात मायने ये रखती है कि इस 17 साल से प्रदेश लेकिन योगेश जी आप ये भी तो देखिए ना, आप कहाँ 2018 का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको 2018 से अभी तक 2021 तक में क्या आपको बिल्कुल कोई चेंजेस नजर नहीं आए मध्य प्रदेश में? देखिए सुरभि जी, मुझे थोड़ा सा मेरा निवेदन है आपसे कि मेरी बात क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। चलिए ठीक, आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। जी जी। देखिए, मैंने 2003 से लेकर और 2018 के बीच जो 15 साल शिवराज जी के और अभी पुनः 18 महीने शिवराज जी के, इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश की जनता को क्या हासिल हुआ? व्यापम घोटाला सर्वविदित है, सिंहस्थ घोटाला जिसमें एक मटका 700 रुपए का बेचा गया, पौधारोपण घोटाला 600 करोड़ पौधारोपण में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है वो सर्वविदित है। ई टेंडर घोटाला जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने पकड़ा था, जिसमें कई बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी शामिल थे, उनको बचाया जा रहा है। शिवराज जी ने आज कमलनाथ जी के जाने के बाद भी ई टेंडर घोटाले की जांच पूरी नहीं हुई है। इसी प्रकार वैक्सीनेशन को लेकर देखें तो हमीदिया हॉस्पिटल में
वैक्सीनेशन, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुई थी, उसको उस घटना को घटित हुए करीब 8 से 10 महीने हो गए। ठीक है, अब योगेश जी इतने आरोप देखिए आप लगा चुके हैं, तो आप ही के आरोपों पर हम जवाब भी ले लेते हैं सनवर जी से। वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं जी, आपके पास लौट रही हूँ, आपको भी मौका दूंगी, आप तब से बोल रहे हैं। सनवर जी आप पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगा चुके हैं योगेश जी। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन को लेकर के घोटाला हो, चाहे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, बीजेपी की सरकार में कई घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार भी किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा सुरभि जी, मैं सिलसिले से जवाब देना चाहूंगा हमारे विद्वान और वरिष्ठ साथी योगेश गुप्ता जी का। देखिए, मैं सबसे पहले तो उपेंद्र गुप्ता जी की बात पर जा रहा हूं। जब आपने उनका बयान दिखाया तो उन्होंने उदाहरण भी पाकिस्तान का दिया। उन्होंने कहा कि आप सुरंग यहां से खोदो तो पाकिस्तान तक जाएगी। मैं उपेंद्र गुप्ता जी से और सम्माननीय योगेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के सब मित्रों को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? क्यों सब बातों में वो पाकिस्तान के प्रति झुकाव उनका होता है और ना उदाहरण भी देते हैं तो पाकिस्तान का देते हैं क्या? दूसरा बिरयानी खाने बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, अंदर जाकर मारते हैं, मोदी साहब अंदर जाकर मारते हैं। मोदी साहब की सेना, बिरयानी खाने गए थे, मोदी साहब जब नेतृत्व करते हैं ना तो भारत की सेना अंदर जाकर मारती है, अंदर जाकर नहीं मारती है। अभिनंदन तो पकड़वा दिया तो सर्जिकल, और रातों रात छोड़ना पड़ता है, ससम्मान छोड़ना पड़ता है। 40 अभिनंदन जी को ससम्मान रात भी पूरी नहीं होने दी। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी, इसे कहते हैं 56 इंच का सीना जांच का खुलासा, रात भी पूरी नहीं होने दी, वरना गिड़गिड़ाते थे अमेरिका की तरह छोटी छोटी बातों पर। हमारे शरीर से सर निकाल कर ले गए, हमारे सिर को दिलवा दीजिए। हमने देखे ये दिन, हमारे वीर सैनिक और हमारी जो सम्माननीय जनता है बॉर्डर की, उनके सिर के साथ कितनी बेअदबी हुई है, कितना अपमान हुआ है। राफेल घोटाला 536 करोड़ का अभी आपके सब जवाब दे रहा हूँ, आपके सब जवाब दे रहा हूँ, आपके सब जवाब दे रहा हूँ। शहीद हुए 40 जवान जो हमारे पुलवामा में शहीद हुए, वो घटनाक्रम के पीछे कौन था, वो जांच का विषय आज तक देश के सामने खुलासा नहीं हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं आप। पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादी घटना घटित करते हैं और भारत की सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। ठीक योगेश जी, सनवर जी, इस तरीके से देखिए लड़ने से नहीं होगा, आप मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दा कुछ और है। उपचुनाव को लेकर के जब कमलनाथ का जिक्र आता है, कमलनाथ लगातार ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में जी आप मेरे जवाब लीजिए। नहीं, पुराने मुद्दों पर मत जाइए ना। आज बिजली की शॉर्टेज नया मुद्दा है। देखिए जवाब सुनिए, बिजली की आज शॉर्टेज 50 वर्ष पूरे हुए 1971 के, सड़कों में और 50 वर्ष पूरे हुए 1971 के युद्ध के 93 हजार सैनिकों को बंदी बना लिया था कांग्रेस के सत्ता के समय। ये सारे मुद्दे जो, और आज अभिनंदन जी को सीधे छोड़ने आना पड़ता है। भारत तक से सम्मान, ये अंतर है दोनों में। आज ही के दिन 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं 1971 के युद्ध के। योगेश जी 93 हजार सैनिकों को बंदी बनाया था। योगेश जी, लेकिन नहीं, योगेश जी की बातों का जवाब तो ले लीजिए। चलिए ठीक है सनवर जी, तो अभी तो सवाल तो समझिए। आपसे योगेश जी ने पूछा है कि बीजेपी के राज्य में कई घोटाले ऐसे हुए हैं, क्या उन घोटालों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, कम से कम इस सवाल का तो जवाब दीजिए पहले। देखिए सुरभि जी, माननीय हमारे विद्वान मित्र योगेश जी ने कहा है कि सिंहस्थ में घोटाला हुआ। मैं उज्जैन का निवासी हूँ, जहाँ सौभाग्य से मुझे यहाँ जन्म का मौका मुझे भगवान ने दिया, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो सिंहस्थ यहीं भरता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है। और तमाम एक भी आरोप सिद्ध होना तो दूर की बात है। 15 माह इनकी सरकार रही, 2016 में सिंहस्थ था, अप्रैल से मई तक, और उसके बाद इनकी 15 माह की सरकार में ये लोग एक भी आरोप सिद्ध करना तो दूर की बात है, ये आरोप भी नहीं लगा पाए, एक भी। ये बात करते हैं व्यापम की, जितने दोषी थे सुरभि जी वो सब जेल के अंदर गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही गए। इन्होंने कहा कि कुशल मैनेजमेंट करते हैं कमलनाथ जी। देखिए कितना अच्छा कुशल मैनेजमेंट किया उन्होंने कि वो 1984 की संसद में भी सांसद थे। उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद था तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी निकर पहनते थे। हाँ, पहनते थे निकर। जब आप सांसद थे तो 404 सीटें थी आपके 84 में और हमारी 2 सीटें थी।
वो 404 से आप 44 पर आ गए और हम 2 से 225 पर पहुंच गए। ये मैनेजमेंट है आपका योगेश जी? ये आपके कमलनाथ जी का मैनेजमेंट है? अरे मान लीजिए, ये कमलनाथ जी का मैनेजमेंट नहीं है, ये जनता ने आपको मोदी जी के झूठ के ऊपर जनादेश सौंपा है। 404 से लगातार गिर रहे हैं, 404 से लगातार गिर रहे हैं। अगर घटित नहीं हुआ होता तो मोदी जी की विदाई 2019 में हो गई होती। तो शहीदों की शहादत पर आपने दूसरी बार सत्ता, क्या मैनेजमेंट है साहब उनका? दूसरी बात, आज की डेट में कांग्रेस के 44 भी 52 सांसद है। आपकी जानकारी का अभाव है, थोड़ा सा जानकारी पिछले साल 44 से अभी 52 हो गए। चलो मान लिया आपने 4 से 52 में पहुंच गए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज प्रदेशवासी महंगाई से परेशान है। पेट्रोल आज 114 रुपए लीटर भोपाल शहर में है, डीजल 103 रुपए लीटर है। इस प्रकार सिलेंडर की कीमत 906 रुपए। तो ये बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश आज भी नंबर 1 है। अपराधों के मामले में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आदिवासियों के अत्याचार के मामले में ठीक योगेश जी, नंबर 1 योगेश जी चलिए ठीक है। खामियां तो देखिए हर कोई हर इंसान में गिना देता है, हर पार्टी के सामने आती है। लेकिन आपसे एक सवाल है, अगर आपकी सरकार बनती है मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो फिर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो आज वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी पर लगा रही है, तमाम जो दावे करे कि घोटाले किए गए, इसको अगर सुधार करने की बात की जाए तो आप कैसे सुधार करेंगे? आप जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमने अपने 15 माह के कार्यकाल में जनता को करके दिखाया। 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए, उनके बिजली के बिल हाफ किए, इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट तक का 100 रुपए बिजली का बिल किया, वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 रुपए की, कन्या विवाह योजना राशि हमने 19,000 से बढ़ाकर 51,000 करी। इस प्रकार की 1,000 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया। रामपन वत गमन के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का निर्धारण किया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने भूमाफियाओं के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई करी, जो 17 साल से भूमाफियाओं का बोलबाला था, जिससे मध्यम वर्गीय 45 था, जिनके प्लाट और जमीनें दबा रखी थी दबंगों ने, उनको दिलवाने का काम कमलनाथ जी ने किया। मिलावट खोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के। अच्छा, लेकिन योगेश जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। उस बयान में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी में जो लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं, लगातार जो आपस में विवाद शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं कमलनाथ ही इसके पीछे एक मुख्य वो पिलर के तौर पर खड़े नजर आते हैं और उन्हीं की वजह से मतभेद पैदा हो रहे हैं। पार्टी में वही तोड़ने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ही पार्टी में अकेले बरकरार रहना है। देखिए सुरभि जी, कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वमान्य प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हमने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, जीता था। पुनः हम ये चारों चुनाव उनके नेतृत्व में सामूहिक रूप से लड़ने जा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हम चारों उपचुनाव जीत के बताएंगे। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता आज त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी पूरी अपने आप में मस्त है, स्वयंभू बन के पीठ थपथपा रहे। इनका आत्मनिर्भर भारत, कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक, एक आरोप और है सीएम शिवराज जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर। मैं आपको ये आरोप भी एक बार बता देती हूँ। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये एक बयान में कहा था कि जब दौर कांग्रेस का हुआ करता था तो उस दौरान अरुण यादव के पिताजी स्वर्गीय सुभाष यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात थी, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं यह कोशिश कांग्रेस पार्टी की खुद में ही रहती है कि कैसे अपने ही नेताओं का निपटारा कर दिया जाए। बस बिल्कुल सही कहा। देखिए, माननीय सुभाष यादव जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता रहे, कई जिम्मेदारी वाले पदों का उन्होंने निर्वहन किया है। उप मुख्यमंत्री के पद तक को उन्होंने नवाजा है। तो सुभाष यादव जी के जो पुत्र हैं माननीय अरुण यादव जी, उन्होंने भी 5 बार नेतृत्व किया है खंडवा संसदीय क्षेत्र से। इस बार लेकिन बात तो मुख्यमंत्री पद की हो रही है, तो आखिर उन्हें वो मुख्यमंत्री पद दिया क्यों नहीं गया? चलिए इसी बात पर आपके पास लौटूंगी। सनवर जी कुछ कहना चाह रहे, सनवर जी बात रखिए। आ रही योगेश जी, 1 मिनट बस, उन्हें भी अपनी बात रख देने दीजिए, आपके पास भी आ रही है। शिवराज सिंह चौहान क्यों मुख्यमंत्री? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई योग्य नेता नहीं है? शिवराज जी को तो जनता नकार चुकी थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने कुर्सी हथियाई, पुनः उसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जिसको जनता धिक्कार चुकी थी, कुर्सी से उतार चुकी थी। तो आखिर शिवराज जी ठीक
चलिए आपके सवाल का जवाब भी हम सनवर जी से ले लेते हैं। सनवर जी बात रखिए अपनी। देखिए सुरभि जी, इन्होंने लगातार लोगों को झूठ बोला, गुमराह किया, भ्रम फैलाया। 2018 में इन्होंने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपया। एक भी व्यक्ति को नहीं दिया, एक भी व्यक्ति को 4,000 रुपया एक भी व्यक्ति को नहीं दिया आपने। लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना में आपने 51,000 रुपए 15 माह में एक भी बहनों को नहीं दिया। 2 लाख रुपए किसान का ऋण माफ करेंगे। 1500 बहुत अच्छे 1500 पूरे 15 माह में 1500 का दावा रिकॉर्ड कर लेते हैं आपका। आप रिकॉर्ड और 2 लाख रुपए कितने लोगों को भी कर्ज माफ किया ये तो बता दीजिए। देखिए कमलनाथ जी का मैनेजमेंट ये कहता है जब हम जाते हैं गड़बड़ फैला देते हैं। देखिए अरुण यादव गायब हो गए, हुए कि नहीं हुए? अरुण यादव जी जो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे, आज वो पिछड़ा वर्ग का कद्दावर नेता सिनारियों से गायब हो गया। अत्याचार के और उसके बाद नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी का नाम आपने काट दिया। और अब पिछले 4 दिन से दिग्दर्शक भी नहीं है। अभी आप अंदरूनी अपनी बात से बताइए। फिर आपने कहा गौशाला की बात की। गौशालाएं कितने अस्तित्व में आई, जरा वो भी गिनती में बता दीजिए। 1,000 अस्तित्व में आ चुकी है। अस्तित्व में आ गई, कहाँ आ गई जरा बता दीजिए। कहाँ आ गई? एक भी नहीं है, एक भी अस्तित्व में नहीं है आपकी गौशालाएं। तो मैंने कहा आप जानकारी लेकर। और अरुण यादव जी का क्यों दम घोट रहे हैं आप, ये बता दीजिए। अरुण यादव जी जी के साथ आपने क्यों किया है? चुनाव प्रचार में चलिए ठीक। तन-मन धन से लगे हुए। अच्छा उन्हीं ने कहा ठीक है योगेश जी और सनवर जी, क्योंकि सवाल तो देखिए उपचुनाव को लेकर के चल रहा है, क्योंकि आखिर जब उपचुनाव होने हैं तो इस बात पर फोकस सबसे ज्यादा किया जाएगा कि किस पार्टी ने कितना जनता की ओर ध्यान दिया है और कितना जनता की समस्याओं का निस्तारण किया गया है, और आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका सनवर जी और योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो उपचुनाव का जो रण अब फिलहाल सज करके तैयार हो चुका है, कैंपेन्स भी लगातार लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी फिलहाल जारी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में उपचुनाव में आखिर जीत किस पार्टी की होती है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। इसी के साथ आपसे इस बुलेटिन में इजाजत चाहेंगे और आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।